नमस्ते। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पीटी 365 का इकोनॉमी का तीसरा पार्ट, वित्तीय बाजार। यूपीएससी का पेपर आप पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर उसका कुछ ऐसा पार्ट है जो उस पैटर्न को समझ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर डिजाइन तो इंसान ही करता है, और जो भी इंसान के द्वारा डिजाइन है वो मैथमेटिक्स से परे नहीं है। ठीक है, मैंने जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे तो मैंने एक बात देखी कि इसमें 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में लगातार कंटिन्यूस रिपीट हुए हैं। पहले की यदि मैं 2018 और 19 को देख लूं तो इनमें तो क्या हुआ है कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो आपका पाम ऑयल हो, चाहे आपका एनपीसीआई हो, या फिर आपका क्रिस्पर हो। ठीक है, सेम मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछ लिए हैं। तो इतना आप याद रखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप तैयार करके जाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एक साल पहला, मतलब आपको 2020 देना है तो 2019 का आपको पेपर अच्छे ढंग से याद कर लेना। बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली ये पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना मान के चलता हूं कि यदि भगवान चाह ले तो फिर बात अलग है, लेकिन एक पैटर्न तो होता है ना। उस पैटर्न को मैंने देखा है जो रिपीट हो रहा है प्रीवियस 5 ईयर से, वो है कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि आपने 2 क्वेश्चंस भी वहां से उठा लिए तो कम नहीं है। एक आपकी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, और एक आपका एक्ट आ रहे हैं हिस्ट्री के आपको, चाहे वो गवर्नर एक्ट हो आपका 2018 में, चाहे आपका 2019 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो, ठीक है, 1784। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक आपकी कमेटी से क्वेश्चन आ जाता है, इसी के साथ साथ एक आपके लोकेशंस पे आ जाता है, एक क्वेश्चंस आपकी उन आपके जितने भी आपके ज्योग्राफिकल आपके जो जितने भी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं इनको लेके क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो यदि इस तरह से आप देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 मार्क्स। ठीक है, तो 14 मार्क्स कम नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि आपको ये करके जाना है। ओके, और नंबर टिक करने हैं। और यदि आपने 14 मार्क्स यदि यहाँ पे ले आते हैं तो आपको यदि 100 में कट ऑफ मान के भी चलूँ, जो कि आ रहा है लगातार, तो 100 कट ऑफ में यदि आप 15 नंबर ले आ रहे हो तो आपको 85 नंबर लाने हैं। कितने में? 180 में। 180 में से आपको 85 नंबर लाने हैं और 85 आप ले आओगे। ठीक है, प्लीज मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है, इस वीडियोस को कई बार रिवाइज कीजिए, अभी वीडियोस को रिवाइज कीजिए, आपका हाईलाइट सब हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या होता है कि यदि होता नहीं है यार इस दोस्त की दोस्ती मत करो क्योंकि ये दोस्त अच्छा नहीं है, ये दोस्त कर लो, ये बहुत अच्छा दोस्त है पढ़ने वाला, ये आपने रेटिंग कर दी। ऐसी क्या होती है, जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं उनकी रेटिंग की जाती है, और ताकि रेटिंग इसलिए की जाती है कि लोग वहां पे निवेश कर सकें। कुछ रेटिंग क्या होता है, यदि रेटिंग आपकी ऐसी हो जाएगी बिना ही किसी काम के तो ये बेकार हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के जो रेटिंग एजेंसी होती है वो रेटिंग करती हैं। ठीक है, ये कंपनी सच्ची है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो सेबी ने इसके क्या किया है कि रेटिंग के ऊपर अपने मापदंड प्रकट करने की बात की है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपने मापदंड रखेंगे। डिफॉल्ट की संभावना, अगेन बोल रहा हूं, यदि अजय डिफॉल्ट की संभावना कैसे संबंधित है? रेटिंग एजेंसी से। डिफॉल्ट की संभावना एक तंत्र आरंभ किया जिसके अंतर्गत जितनी भी रेटिंग एजेंसी वो अपनी जिन्होंने रेटिंग दी है उनको उनकी संभावनाएं प्रकट करनी होंगी। ठीक है, क्यों उन्हें रेटिंग दी, ऐसे क्यों दी? ठीक है, और इसके तहत डिफॉल्ट की ट्रैकिंग और समय पर उनके पहचान हेतु यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यदि आ जाए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किससे संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आ जाएगा आपकी रेटिंग से किससे, तो आप यहाँ पे टिक करने वाले क्वेश्चन। ओके, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संदर्भ में जितने भी सेबी के पास पावर आती है, प्लीज याद रखिएगा वो सेबी 1992 के से नहीं आती है, 1990 से आती है, 1999 से। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, इस एक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ सकता है कि रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अपनी पावर सेबी 1992 से पाता है। दूसरी बात, इसको परिभाषित किया गया, तो केवल कथन दूसरा सही है, परिभाषित किया गया है, यही तो मैंने बोला। ये सीआरए क्या करता है, इसकी पंजीकृत है क्रिसेर, आईसीआरए, केयर। ठीक है, ये सब बस इतना याद रखिएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीआरए, केयर, एसईएमई, आरए, केयर, इन सब में क्या चीज कॉमन है, तो क्या है, ये रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार है क्या? सबसे पहले बताइए क्या है कि आरबीआई ने भारत में कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार की संभावनाओं की जांच करने होते हैं। टीआर मनोहर कमेटी, प्लीज अगेन बोल रहा हूँ, टीआर मनोहर कमेटी आप याद करके जाने वाले हैं, क्वेश्चन में आने वाला है, ये समझिए, कुछ ऐसी बातें जिनको आप याद करके जाने वाले हो। ठीक है, सीधे आ जाएगा टीआर मनोहर कमेटी कैसे संबंधित है, आपकी कॉर्पोरेट बाजार से संबंधित है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कुछ बातें देखनी होगी। इसने द्वितीयक बाजार के प्रबंधन हेतु आपका स्वनियमाई की मतलब सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी के निर्माण का सुझाव दिया। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट होनी चाहिए बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई दूसरा रेगुलेट करे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट बाजार होता क्या है।
सॉरी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये निजी और सार्वजनिक दोनों निगमों के द्वारा जारी किए जाते हैं। पहली बात समझ लीजिए, बॉन्ड क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं। क्या होता है कि वेंचर है क्योंकि मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे फादर को रुपए दिए, वो एक बॉन्ड है क्योंकि उसकी जगह क्या है कि मेरे फादर के पास संपत्ति है। मतलब जिसके बैंक में जो संपत्ति होती है वो आपकी बॉन्ड कहलाती है, जिसके बैंक में संपत्ति नहीं होती इसको डिवेंचर कहते हैं। एक बात समझिए, कई किताबों में मिलता है कि गवर्नमेंट डिवेंचर जारी करती है और कई किताबों में मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है। लेकिन एक बात समझिए, क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि माना जाता है कि यदि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी ना भी बताए तो ये मान के चला जाता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन ये बात भी सच है कि उसके पीछे कोलेटर कोई दिखाई नहीं जाता कि ये है, लेकिन पर ये मान के तो चला जाता है उसके बाद गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस जगह थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। HR खान समिति भी कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित है। 2019-20 में बजट में कुछ उपायों की घोषणा की गई। क्या इसमें क्या कहा गया कि जो अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, इनको आपके दूसरों के साथ ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें फॉर्मेलिटी है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये हर जगह बात होती है, कोई नई बात नहीं। हाँ, ये याद रखिए, जो ऋण गारंटी संवर्धन निगम जिसके लिए RBI द्वारा विनियमों को अधिसूचित किया गया है की स्थापना की जाएगी। ऋण गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना किस में की जाएगी? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए की जाएगी। यह पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स की गारंटी देगा। जैसे कि कोई परियोजना आपने जारी की गई थी, ठीक है, अभी ये पुल बनना की गारंटी लेगा, उसके मतलब गारंटी नहीं लेगा, उसके ऊपर पूरा मतलब गारंटी तो प्रदान करेगा, साथ ही साथ उसको रेगुलेट मतलब देखेगा भी, ठीक है, कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। RBI ने सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में FPI की निवेश की सीमा की वृद्धि की है। अगेन बोल रहा हूँ, जो FPI पहले होता है FDI, दूसरा होता है FPI। FPI क्या होता है? जो विदेश से पैसा आता है, विदेश से कोई पैसा आता है, विदेश से कोई निवेश करता है, यदि वो 10% से ज्यादा निवेश कर रहा है किसी कंपनी में तो वो क्या हो जाता है? FDI, वरना क्या होता है? FTI, ठीक है, प्लस माइनस। यदि 10% से कम है तो क्या आ जाएगा? FPI, ठीक है। तो इतना आप याद रखने वाले हो। इस जगह क्या होगा कि जो आपके इन्होंने बोला कि वर्तमान मापदंडों के अनुसार FPI द्वारा अल्पकालिक निवेश या तो केंद्र की प्रतिभूतियों, ये गवर्नमेंट, देखिए ऐसी लाइनें बनती है और ये क्वेश्चन भी कहीं आ चुका मुझे ये लग रहा है। देखिए अभी मैंने देखा, जो अल्पकालिक निवेश हो या तो केंद्र, मतलब समझ लीजिए कि एक बात क्या है कि FPI जो होते हैं वो आपके केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों पर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि FPI केंद्र सरकार की, और ये मतलब वर्तमान में नियम है कि 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, पर ये क्या है, इसको अभी वृद्धि की है, ठीक है, RBI ने। इसमें निवेश पर भी, इसमें FPI के निवेशों के लिए लागू विनियामक मापदंडों से स्वतंत्र है, वह सतत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। ओके, न्यूनतम प्रतिधारण अवधि समानता 3 वर्ष की होती है, जैसा कि RBI द्वारा निर्धारित है। BRR के माध्यम से निवेश की उच्चतम सीमा को 2 गुना करके 1.5 लाख करोड़। प्रीवियस क्लास देखी है, बजट की आर्थिक सर्वे देखा है, तो आप वहां पे मैंने इस बार आएगी, तो वो अपनी यहाँ पे मापदंड क्या करेंगे, उसमें छूट प्रदान कर, सॉरी। अब एक क्वेश्चन क्या आया कि बॉन्ड यील्ड मतलब 10% का ब्याज देंगे, ठीक है, 10% ले लो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आप मतलब 10% का लूंगा, उसके पास बढ़िया क्या हो 10। अब इसने क्या किया, इसने कहा भैया मुझे बॉन्ड, तो उसने उसे 90 रुपए दे दिया, ठीक है। अभी क्या था कि अभी इसने 90 का बेच दिया, यहाँ पे आपको 10 रुपए मिल रहे थे यहाँ पे भी 10 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे जब इसने बेचा तो उसने कहा 80 रुपए का बेच दिया। उसने कहा भाई तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आपको 10 रुपए मिल रहे थे। देखो 100 का 10 कितना हो जाएगा, 10%, लेकिन 19 का 10% से ज्यादा होगा, और 80 में 10% ये और भी ज्यादा होगा, करीबन आपका ये आपका करीबन आ जाएगा 12.5, मतलब यहाँ पे 10% का ब्याज आपका 12.5% हो गया, ठीक है। तो यही होती बॉन्ड यील्डिंग, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, लोग बॉन्ड कब करेंगे? गवर्नमेंट के बॉन्ड लोग बेचेंगे कब? गवर्नमेंट के बॉन्ड लोग तब बेचेंगे जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में जा रही होगी, तब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जब मंदी की तरफ जा रही होगी तब वो लोग कहेंगे भैया ये कंपनी डूबने वाली है, तो इससे अच्छा कि हम गवर्नमेंट में निवेश करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है तभी, अब क्या हुआ है कि बस इतना समझिए कि सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई है, ठीक है, सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई है, बस, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। बॉन्ड वस्तुतः किसी एक देश की सरकार के द्वारा धन संग्रह की जारी किए जाते हैं, 1 वर्ष की प्रतिबद्धता से ज्यादा होती है, कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक बॉन्ड पर जारीकर्ता द्वारा निर्धारित एक मूल्य होता है जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है, और तथा वार्षिक ब्याज को कूपन के भुगतान के रूप में जाना जाता है। एक बात सुनो, कूपन का भुगतान, कई बार आपने ये टर्म देखा होगा, कोई बात डरने की नहीं। होता क्या है कि आपका 10 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, 10 रुपए का बॉन्ड है, इसके 2 तरीके होते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि इसका 1% आपको मिलने वाला है, 1% मिलने वाला है, तो आपको कितना रुपए मिलेगा, एक साल बाद आपको मिलेगी 11 रुपए, ठीक है। यदि मैं इसको अपोजिट बोल दूं, मैं उससे बोलूं भैया ये 10 रुपए का बॉन्ड है, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको 9 रुपए में दे रहा हूं, और जब आप मुझे वापस करने आओगे मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ठीक है। तो 1 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा ना, ये आपका ब्याज है। इसकी को कूपन भी बोल सकते हैं, उसको ब्याज भी बोल सकते हैं, मतलब पहले आपने इसको सस्ते में बेचा, बाद में इसको मतलब उसी के अंकित मूल्य में दे दिया, ठीक है, अंकित मूल्य में, ओके। ये हो
अब आ जाते हैं कि जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, देखिए मैं आपको भैया बता चुका हूँ, जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी में होगी लोग क्या चाहेंगे कि कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, तो हम अपना निवेश कहाँ पर करें, गवर्नमेंट के बॉन्डों में करें। जब गवर्नमेंट के बॉन्डों पे लोग निवेश करेंगे तो जिनके पास पहले से बॉन्ड है वो लोग नहीं बेचेंगे बॉन्ड। जब वो बॉन्ड दूसरी की तरफ नहीं बिकेगा, जब बॉन्ड एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाएगा, बॉन्ड यील्ड अपने मन से कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को दूसरी जगह, क्योंकि बॉन्ड यील्ड होते क्या है, एक इंसान से दूसरे पास तीसरे पास, तो उससे आपका परसेंटेज भी ब्याज का बढ़ रहा है, यही आपकी बॉन्ड यील्डिंग है। और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक आता है प्रतिफल वक्र। प्रतिफल वक्र क्या होता है, जरा देख लीजिए। प्रतिफल वक्र क्या होता है कि आपका बॉन्ड इस समान क्रेडिट रेटिंग के लिए प्रतिफल का रेखीय चित्रण निरूपण होता है। ये कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका क्या होता है कि जैसे भी आपकी बॉन्ड यील्डिंग चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या चल रहा है, आपका जैसे भी आपका प्रतिफल मिल रहा है, जैसे भी आप लोगों का पैसा मिल रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो ग्राफ डिजाइन हो रहा है वो आपका प्रतिफल वक्र है, यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या है, जैसे कि कोई आपकी क्या हो रहा है कि आपकी मंदी में जा रही है तो लोगों के बॉन्ड नहीं बिक रहे हैं, तो लोगों के बॉन्ड नहीं बिक रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। हो सकता है बॉन्ड बिकना शुरू हो जाए तो वो ऐसी जाएगी तो वो ऐसी हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, फ्लैट है, यहाँ पे क्या है, आपकी वक्र है। ठीक है, बस इतना है। एक आता है बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन क्या होता है, जस्ट बॉन्ड यील्ड का अपोजिट। बॉन्ड यील्ड क्या था, बॉन्ड होते क्या, बॉन्ड होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, बहुत बॉन्ड का मतलब ही होता है दीर्घावधि वाले। एक देखो, एक क्या होता है, समानता समझा करो। क्या होता है कि अपवाद हर जगह है, लेकिन कई बार हमें होते हैं कुछ, हमें कॉन्सेप्ट ऐसे समझने होते हैं जो कॉमन बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होते हैं, एक अच्छी अवधि लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी बॉन्ड है, जैसे कि एक बात समझिए कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है, जैसे आपका 10 वर्ष का बॉन्ड था, इसने तुरंत इसको बेचा, इसने तुरंत इसको बेचा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यील्ड में क्या होगा, जो लघु अवधि के बॉन्ड होंगे, जो आपके मतलब लॉन्ग टर्म के होंगे, एक शॉर्ट टर्म के होंगे। जो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड होंगे ये आपके बहुत जल्दी इनके निवेश होंगे। ठीक है, इन पे क्या होता है, मतलब क्या होता है, इन पे आपका निवेश बहुत जल्दी होता है। इनकी जगह क्या होता है, इस पे आपको प्रतिफल ज्यादा मिलता है। ठीक है, जो आपके जो लॉन्ग मतलब दीर्घावधि वाले बॉन्ड्स होते हैं उन पर प्रतिफल क्या होता है, कम मिलता है। इसी को कहा जाता है आपके बॉन्ड यील्ड, मतलब बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। ठीक है, तो ये कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसका जो नाम है बस नाम ही से याद रख लीजिए, बस इतना समझिए कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, ओके। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी क्या होगी, विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का प्रबंधन संचालन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी वही बातें हैं, वो कुछ नया नहीं है। ठीक है, कुछ नाम से भी समझिए। अब आ जाते हैं हम लोग मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड बहुत ही रहा है मतलब न्यूज में। मसाला बॉन्ड है क्या, मसाला बॉन्ड क्या है कि अभी तक हम लोग रुपए कहाँ से उठाते थे, यदि विदेशी मार्केट मतलब हमें कहीं से वो उठाने होते थे, हम लोग डॉलर के रूप में उठाते थे। ठीक है, क्योंकि लोग डॉलर पे विश्वास करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रुपए के हिसाब से उठाएंगे। रुपए के हिसाब से क्या होता है, पता क्या होता है, जो डॉलर हो गई, पाउंड हो गई, इन सब के साथ एक फायदा है। फायदा क्या है कि ये आपकी मुद्राएं क्या है कि आपकी बिल्कुल फिक्स रहती हैं, लगभग इनके साथ ज्यादा उछाल नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी मुद्रा जिसके साथ उछाल बहुत होगा, जो कि आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, यदि आपकी रिम भी हटा दी जाए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना का प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या है उसका खुद नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे रुपए के साथ क्या होता है, हो सकता है कि अभी लोगों को लग रहा है कि जो आपकी 21st सेंचुरी होने वाली वो आपकी एशियन सेंचुरी होगी, और ये भी लग रहा है कि यदि चाइना नहीं हाथ मार पाया तो भारत हाथ मारेगा, और भारत हाथ मारेगा तो मतलब भारत की जो मुद्रा है वो में और फायदा दिलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका मसाला बॉन्ड अभी मतलब लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें। तो भी क्या हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ पे, मुझे इसका आप मुख्यालय बताएंगे कहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ पे, मनीला तरफ तो नहीं है। ठीक है, मनीला किसकी राजधानी चाहिए ये भी बताइएगा। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है कि मतलब समझ लीजिए कि कुछ आपके बॉन्ड्स है, क्या है, रुपए कोई मतलब नहीं है, उस बॉन्ड को क्या किया है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, आपका एडी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के मसाला बॉन्ड लग्जमबर्ग एक्सचेंज और इंडिया एक्सचेंज दोनों पर सूचीबद्ध है। मतलब एडीबी ने मतलब जो मसाला बॉन्ड निकाला है, ठीक है, मसाला बॉन्ड आपके दोनों जगह सूचीबद्ध किया है, आपका लग्जम एक्सचेंज और मतलब यहाँ भी कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, यह प्रथम बार है कि जब एक विदेशी निर्गमकर्ता एक अंतरराष्ट्रीय संस्था इंडिया एक्सचेंज मतलब के साथ एक प्राथमिक लिस्टिंग सूचीकरण कर रहा है। ठीक है, ये भी आप मतलब याद ही रखना वाली बात है। यह भारतीय और विदेशी निर्गमकर्ताओं द्वारा धन संग्रहण हेतु गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, ओके, IFSC को एक वैश्विक केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करेगा। अब यहाँ पे एक बात मिल गई, जो आपका ये ना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, गिफ्ट सिटी में। ओके, यहाँ पे ऐसे हमें क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, मसाला बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रुपए के रूप में
वर्गित होते हैं, मतलब रुपए के लिए होते हैं। डॉलर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो रुपए चुकाएंगे वो डॉलर के रुपए नहीं चुकाएंगे, हम लोग रुपए किसके मतलब फॉर्म में चुकाएंगे, आपके किसके फॉर्म में चुकाएंगे, रुपए के मतलब रुपए के फॉर्म में चुकाएंगे, डॉलर के फॉर्म में नहीं, और जुटाएंगे भी उसी से। और ये सब आपका रिस्क है, ठीक है। प्रथम मसाला बॉन्ड वर्ष 2014 में आईएफसी, ठीक है, आईएफसी किसकी है, आईएफसी है आपकी वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। देखिए वर्ल्ड बैंक अलग है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक है आपका दो, एक होता है आपका आईडीबीडी, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, ओके, और एक है आपका आईडीए। क्या होता है, जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें याद नहीं आ रही होती, बस याद रहती हैं, ओके। ये और बाकी की 5 आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आ जाती हैं, 3 और है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट्स फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ओके। तो इसकी भारत वो भी नहीं है, जरा इसको देखिएगा, ठीक है। आईएफसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक वो है पार्ट है, उसने भी इसको जारी किया था, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि भारत में अवसंरचना परियोजना हेतु ये जारी किया गया था, और इस प्रकार की जो बॉन्ड की जो राशि है वो रियल एस्टेट में यूज नहीं होगी, ठीक है, पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए यूज नहीं होगी, भूमि खरीदने के लिए यूज नहीं होगी, संस्थाओं को ऋण देने के लिए यूज नहीं होगी। ये बॉन्ड्स केवल किसी देश में जारी किए जा सकते हैं, और इससे केवल आपकी फाइनेंशियल एक्सर्ट टास्क फोर्स कि उन देशों के निवासियों द्वारा सब्सक्राइब किया जा सकता है जिनका प्रतिभूति बाजार नियामक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का हस्ताक्षर करता है, ठीक है। मतलब जो आपके एफएटीएफ के जो मेंबर्स हैं उसी को खरीद सकते हैं। देखिए ये उस समय की मतलब बात है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मसाला बॉन्ड्स। अगेन यदि ये पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो बताता हूँ, जो मसाला बॉन्ड है वो आपका किस में उठा रहे हैं, आप लोग रुपए में उठा रहे हैं। दूसरी बात, ये कहाँ पे निवेश नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ आपको बताई गई बातें। तीसरी बात क्या है कि इस पे आप लोग जो निवेश करेंगे वो लोग कौन करेंगे, आपके एफएटीएफ या जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो लोग जिनके यहाँ पारदर्शिता है, वही लोग इसमें निवेश करेंगे। क्योंकि विदेश में पैसा आप मतलब निकाल रहे हो ना अपना बॉन्ड, हो सकता है कि कुछ आपके ऐसे क्राइम करने वाले मतलब पनामा जैसे आपके हेवेंस कंट्री हैं, वहां से लोग निवेश करने लगे, तो ऐसा निवेश भारत को नहीं चाहिए। भारत अगेन इस बात को बोलता है कि हमें निवेश क्या चाहिए, बिल्कुल साफ चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की बाह्य वाणिज्यिक उधारी के नीति के अंतर्गत नियमित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये याद करने वाली बात है। इसमें क्या लिखा है कि ऐसी स्थानीय मुद्राओं वाले दूसरे भी बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, ये अकेले भारत नहीं है, जैसे डिमसम बॉन्ड्स, समराई बॉन्ड और कोमोडो बॉन्ड। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज को देख के हाईलाइट किया। अभी क्या था, समुराई को लेके कुछ बात हुई थी, मुझे याद नहीं है कि समुराई को लेके कुछ मतलब कोई पैक्ट हुआ, समुराई पैक्ट या कुछ हुआ था, जिसमें आपको ये भारत और जापान के बीच में हुआ था। यदि ऐसा कभी कुछ ऐसा मिले तो आप लोग शायद उसमें गैस भर काम करता था, समुराई आपका जापान से जुड़ा हुआ, तो इस तरीके से आप लोग टिक करते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया है, लेकिन इनको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है, आईएफसी लिमिटेड के बारे में क्या है कि ये आपका पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में अवस्थित है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ठीक है। यह 4 माइक्रोसेकंड के मतलब टर्न अराउंड वाला विश्व का तीव्रतम अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है, जो यूरेक्स 17 से उन्नत प्रौद्योगिकी पर चलता है। ओके, ये मतलब ये आ सकता है कि यूरेक्स T7 क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्राइमरी मार्केट मंच ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट का शुभारंभ किया गया, जो वैश्विक निवेशकों को, भारतीय निवेशकों, भाई आप मतलब ऐसे ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट का भी यहाँ पे आपका मतलब शुभारंभ किया गया है, ताकि आपके विदेश से आपका निवेशक आ सके। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल कुछ हैवी था मुझे लग रहा है, लेकिन काफी हद तक समझाने की कोशिश की यदि जितना हो सका मुझसे। एक आते हैं कमोडिटी एक्स इंडीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, कमोडिटी सूचकांक क्या है आपका, सेबी ने क्या कहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंजों को वायदा अनुबंध करने की अनुमति है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वायदा अनुबंध क्या होता है, वायदा अनुबंध पहले देख लेते हैं। वायदा अनुबंध क्या होता है, देखिए यहाँ पे ब्रेक करके मैं पढ़ना होगा। ये क्या होते हैं कि आपके भावी तिथि के लिए होते हैं। पहली बात समझिए, वायदा अनुबंध एक होते हैं फ्यूचर्स, एक होते हैं ऑप्शंस। प्लीज इंग्लिश में क्या देखिए, फ्यूचर्स क्या होते हैं, हम लोग भैया मैंने तुमसे बोल दिया भाई, आपसे मैंने बोला कि ये मुझे स्टॉक लेना है, ठीक है, और आप मुझे दोगे, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है और आपको देना होगा, चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो आपको प्रॉफिट में जाए, लेकिन हम लोग आप मुझे बेचोगे, मैं खरीदूंगा। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि मुझे इस बात का तो अधिकार है कि मैं आपसे खरीदूं, लेकिन ये इस बात की भी स्वेच्छा कि मैं आपसे ना खरीदूं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका खरीदना मेरा पक्का है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन यहाँ पे मेरा खरीदना कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। मैं बात, और इस जगह, ठीक है, इस जगह क्या होता है कि आप ऐसा तो नहीं होगे ना कि आप मतलब किसी के साथ इतना खेल कर रहे हो तो वो आपसे कुछ उतनी पैसे लेगा, तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकता है कुछ, है ना। तो उसको जो अमाउंट होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम तो नाम से है।
यहाँ पर क्या है कि सेबी ने क्या कहा है कि जितने भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों में कमोडिटी ऑप्शंस की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स नाम से ही है, जो एक है लेकिन दूसरी फॉर्म में है। जैसे क्या है, हम क्या है, हम अपने माता पिता के डेरिवेटिव्स हैं, है ना, हम उन्हीं के जैसे है ना। हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे में हमारे डेरिवेटिव्स होंगे, हम मतलब एक जनरेशन टाइप। मतलब एक क्या है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है कि आपके एक अनुबंध है, जैसे कि आपका एक बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड आपका बॉन्ड क्या है, बॉन्ड में आपका क्या है, आपका पैसा लग रहा है, ये लग रहा है। तो इस तरीके से जो आपका क्या है कि इसका आप दूसरी जगह यूज कर सकते हो, ये आपका रुपए के लिए डेरिवेटिव्स का काम करेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जरा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज कठिन होती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो इतनी सिंपल लैंग्वेज से आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा। डेरिवेटिव्स दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य एक समझौता अनुबंध होता है, जैसे, ठीक है, जिसका मूल एक अनुबंधित अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों पर आधारित होता है, ठीक है। इससे संबंधित समान उपकरण में आपके बॉन्ड, मतलब समान उपकरण, नॉर्मल यदि बात की जाए, बॉन्ड हो गया, कमोडिटी हो गया, ठीक है, सूचकांक हो गया, स्टॉक हो गया। डेरिवेटिव्स में आपके फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप आदि शामिल है। फिर से समझिए, देखिए समानता तो डेरिवेटिव्स इन सबको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यू आपकी नॉमेनक्लेचर आ रही है, तो इनको क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा नाम आपका और अच्छा किया गया है, डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आपका फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, इन सब में क्या है कि आपने पहले से कोई संपत्ति फिक्स रखी है, इसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ जरूर है, जिसको लेके आप कर रहे हैं कि हाँ मैं इसके साथ बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने, अब हम लोग आते हैं सुर्खियों में, क्या है कि कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंज को वायदा अनुबंध करने की बात की गई है, ठीक है। अभी तक क्या था कि जितने भी आपके फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्वैप हैं, ठीक है, जो भी आपके, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो आपके कमोडिटी, ठीक है, एक आपके बॉम्बे स्टॉक मतलब मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे शेयरों वगैरह की बात हो रही है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, अभी तक ऑप्शन फ्यूचर कहाँ चल रहे थे, आपके शेयर वगैरह में चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, मतलब जो कि आपके हमारे अनाज हैं, ये इन सब चीज़ों का भी आप वायदा अनुबंध मतलब यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। और इनके भी जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें जो कि आपका फ्यूचर, ऑप्शन, इन सबको वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। यही से भी कह रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है कि 2017 के बाद पार्टिसिपेटरी नोट्स में गिरावट आई है। पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या हैं, पहली बात समझिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं कि क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे पोर्टफोलियो हैं कि यहाँ पे जो पंजीकृत है, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होते हैं, एफडीआई पंजीकृत होता है, जिसमें 10% से ज़्यादा आपका शेयर होता है, 10% से कम शेयर है वो आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। और जब आपके मतलब पोर्टफोलियो में क्या होता है कि यहाँ पे आपके कुछ लोग ऐसे लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी जानकारी सेबी के पास नहीं होती, ठीक है, उनको कहा जाता है आपका मतलब जानकारी होती है लेकिन पंजीकृत नहीं होते हैं, ठीक है, जानकारी होती है केवाईसी, ठीक है, पंजीकृत नहीं होते। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका क्या होता है, कुछ ऐसे विदेशी लोग जो यहाँ पे पंजीकृत नहीं है लेकिन इस एफपीआई में जो निवेश कर सकते हैं उसका जरिया होता है पी नोट्स। और इस बार क्वेश्चन भी आ चुका पी नोट्स के ऊपर, ठीक है। आपकी क्या हुआ था कि जो पी नोट्स में 2016-17 के बाद लगातार गिरावट देखी गई। कारण ये होगा क्योंकि इसको अधिक कठोर बनाया गया। जो आपकी SHR खान जो आपकी कमेटी है, इस कमेटी ने इसको उदारीकृत मानदंड दिए, लेकिन ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने केवाईसी वगैरह भी लगाया है, नो योर कस्टमर। तो इसके कारण यहाँ पे इसमें क्या हो रही है, कमी दिख रही है। इसके अतिरिक्त पी नोट्स के माध्यम से कार्य करने वाले हेज फंड के कारण भारत के एक्सचेंजों में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना। देखिए, जब पैसा क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, जो बड़े घराने होते हैं ना, जो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए तो आप क्या करते हो, आप लोग बड़े लोगों से पैसा उठाते हो, ठीक है, वो साधारण लोगों से नहीं उठाया जाता। तो जो पैसा आ रहा था अब वो पैसा क्या हो सकता है, ना आए, ठीक है, अब मतलब अस्थिरता है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई परेशानी आ सकती है। द्विपक्षीय नेटिंग, ये आपकी लिटिल बिट कठिन है आर्टिकल, लेकिन छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ही ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। द्विपक्षीय नेटिंग है क्या? अभी क्या है कि बजट 2020 में इसका प्रस्ताव रखा गया है द्विपक्षीय नेटिंग का। अभी क्या है कि वर्तमान में बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति है, द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है। पहला कमेंट, ठीक है। दूसरा, अभी क्या हुआ है द्विपक्षीय नेटिंग क्या होती है, किसी वित्तीय अनुबंध में शामिल दो प्रतिपक्षों को एक दूसरे के विरुद्ध दावों को ऑफसेट समायोजन करने में सक्षम बनाता है, जिससे एक प्रतिपक्ष का दूसरे पर मतलब बकाया एकल निवल भुगतान दायित्व निर्धारित किया जा सके। इसका मतलब कुछ कुल मिला के ये है
यदि दो प्रतिपक्ष हैं, ठीक है, उनके एक दूसरे के विरुद्ध दावे हैं, तो उन दावों को जो कैसे उसको समायोजित किया जाए, इसके बीच में दो पक्षों के बीच में जो समझौता है, उसमें बजट में कहा गया है कि इसको लागू किया जाए। लेकिन वर्तमान में क्या है, बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति ही प्रदान की गई है, द्विपक्षीय नेटिंग की समझौते की अनुमति नहीं है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो एक मिनट हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये बॉक्स है, ठीक है, हमने इस बॉक्स को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा। हो सकता है कि ये जो बॉक्स है वो आपके दोस्त ने लाके दिया हो और आपने उसको खरीदा हो, ठीक है, आप उससे खरीद रहे थे। आपका जो दोस्त मार्केट से लेके आया 10 रुपए का बॉक्स, उसने आपको दिया और आपने इसको लेने की तैयारी की। लेकिन आपको उसी समय लगा कि यार दूसरी जगह यार ये बॉक्स 9 रुपए का है, मैं रुक जाता हूँ, मैं बाद में लेता हूँ। तो उस प्रकार से, और ये वहां पैसे नहीं दे के आया है, इसने कहा ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन इसके पास जेब में भी पैसा है, ठीक है, इसके पास जेब में भी पैसा है, लेकिन इसने भी रुपए दूसरों को दिया नहीं है। उसने कहा जब ये मुझे देगा तब देगा। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और कितना अच्छा हो कि इन दोनों के बीच में समझौता हो जाए, ठीक है, कितना अच्छा हो समझौता हो जाए। यदि समझौता हो जाता है, ठीक है, तो उस जगह क्या होगा, यदि मैं इस समझौते को अनुमति ना दूं तो इस समझौता नहीं होगा, यहीं फंसा रहेगा। यदि मैं इसको समझौते को अनुमति दे दूं तो क्या होगा, समझौता हो जाएगा, वो यहाँ पे 9 रुपए 10 रुपए जो भी हो रहा है वो पैसा कुछ ना कुछ वहां पे जाएगा, और यहाँ पे इसको 10 रुपए रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगेन फिर से बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे समझौते की अनुमति थी, तो अब जो यहाँ पे जो व्यक्ति जो 10 रुपए रख रहा था, इसको 10 रुपए रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो केवल 5 रुपए ही रख सकता है, 1 रुपए ही रख सकता है। उसको लगता है कि यदि कुछ नहीं होगा तो समझौता हो जाएगा ना, समझौता हो जाएगा, कुछ वो देगा कुछ हम देंगे, यदि कुछ हो जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। यही आपकी द्विपक्षीय नेटिंग समझौता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मैं जाऊंगा तो ये आर्टिकल बहुत लंबा टाइम लेने वाला है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, बस इतने आने वाला है। द्विपक्षीय नेटिंग क्या है और वर्तमान में किसकी अनुमति है, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है कि सरकार ने अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में 25,000 करोड़ रुपए के लक्षित कोष के सृजन की घोषणा की है, ठीक है। तो जरा AIF देख लेते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पहली बात तो है कि इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, आपने कहीं इन्वेस्ट करना था आपको कहीं पे रुपए लगाना था, तो आपने एक फंड तैयार किया, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपका इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। लेकिन इसके साथ क्या है, यदि आपने एक टर्म लगा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या, वैकल्पिक। वैकल्पिक एक सवाल देता है कि यदि आपको पसंद नहीं है तो दूसरा आपके लिए तैयार है, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का तात्पर्य भारत में स्थापित या निगमित ऐसे कोष से है जो निजी स्तर पर संग्रहित निवेश उपकरण के रूप में हो, या जो निवेशकों के लाभ के लिए उपबंधित निवेश नीति के अनुरूप प्रगतिशील। अब यहाँ पे क्या, अल्टरनेटिव जो फंड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है, जिसमें आपकी उद्यमी पूंजी निधि, लघु मध्यम उद्यम फंड, सामाजिक उद्यम फंड, ये सब। दूसरा कौन सा है, आपका निजी इक्विटी, ठीक है, स्टैटिक एसेट्स, ठीक है, यहाँ पे तनावग्रस्त आपकी संपत्तियां, स्ट्रेस्ड। और श्रेणी 3 क्या है, हेज फंड, ठीक है, पाइप फंड। अगेन याद रखिए, प्लीज इसको याद रखिएगा, हेज फंड कौन सी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में, ठीक है, यही है। ओके, यहाँ पे फंड को कैटेगराइज किया गया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भारत की राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस बात पर सहमत हुए हैं कि NIIF के माध्यम से इतने मिलियन डॉलर तक का निवेश करेगा, ठीक है। ओके, ये जो कनाडा से एक मतलब समझ लीजिए कोई चीज है, मतलब कंपनी है, वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे निवेश हो रहा है, हो सकता है सार्वजनिक हो, गवर्नमेंट हो, वो सब आपको लेना देना नहीं है। NIIF से क्या होगा कि NIIF का मुख्य क्या है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मुख्य नियम मतलब मुख्य काम क्या है, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र है, जो आपके शहरी क्षेत्र है, इन सब में आपका मतलब निवेश करना, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो भूल रहे हैं, NIIF को लेके क्वेश्चन आ सकते हैं कि 49% गवर्नमेंट का है, ठीक है, 49% गवर्नमेंट का है, और सेबी इसको क्या करती है, विनियमित करती है। अब हम कुछ अतिरिक्त जानकारी में आ जाते हैं। प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, ठीक है, ओके, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ये आपका सेबी ने 1992 की धारा से एक वैधानिक निकाय स्थापित किया है। ये आपका क्या करेगा, जो आपके वो है ना, आपके बीमा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, बीमा की जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि आपकी पेंशन फंड मतलब जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी से जो भी आपके क्या होता है, जैसे आपको जीवन बीमा में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कहाँ पे जाओगे, तब आप जाओगे इंडियन इंश्योरेंस
रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस बॉडी में जाओगे, ठीक है। तो जब इस बॉडी में जाओगे, हो सकता है इस बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस अथॉरिटी को की अपील कहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, इस, ठीक है। मतलब LIC में कोई प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ पे गए, हो सकता है आप इससे भी खुश ना हो तो आप यहाँ पे जाओगे। तो इस तरह से इसकी स्थापना की है। एक आता है डेटा लेक प्रोजेक्ट। डेटा लेक प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, सेबी ने क्या किया है, क्या होता है कि जो इस समय के लोग जो बाजार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, बाजार के व्यवहार को समझना चाहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में अपनी बातें रखते हैं। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, वो अपने डिफरेंट चैनल्स में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डेटा है ना, इसको कलेक्ट किया जाए, ठीक है। लोगों को यहाँ पे खुल के मेंबर, मतलब उनको ऐसी फ्री में मेंबर बना दिया जाएगा या पैसा लेकर, जो भी उनकी बात है, तो उनको यहाँ पे कोई भी इसका मेंबर बन सकता है और अपनी बातों को यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक डेटा बनेगा। यदि हो सकता हो कि उसकी बहुत अच्छी समझ हो बाजार को लेके, तो वो मतलब आगे निकल जाएगा। एक आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि क्या होता है कि ये पहली बात समझ लीजिए कि कंपनी एक्ट 2013 से इनसाइडर ट्रेडिंग आपकी प्रतिबंधित है। हो सकता है कि मेरा जो दोस्त है वो किसी कंपनी को चला रहा हो और मैं उससे मिला और उसने मुझे बताया, पता है कंपनी अभी बूस्ट करने वाली है, तुम क्या करो कि अभी इसके शेयर और खरीद लो। ये जानकारी क्या मुझे पता होनी चाहिए? मुझे नहीं पता होनी चाहिए, ये गलत बात है। और इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको जो गैर महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जी आपकी महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी नहीं है, ये गैर महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपकी प्राइवेट टॉक है और ये आपने सबके बीच में ला दी, ये गलत है। एक आता है जापानी फर्म निक्की द्वारा जारी परचेजिंग मैनेजर्स एक्ट संकेत है। बस 2-3 बातें और आपको कुछ याद नहीं रखना। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन जारी करता है? निक्की ने जारी किया है। यदि इसमें 50% से प्लस आता है तो उसमें ग्रोथ आती है और 50% से माइनस आता है तो उसमें आपका संक्शन दिखाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेके हो सकता है आपके मन में बहुत डाउट होंगे, बहुत ही कम बातों में कंप्लीट कर रहा हूं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपके 2 बार आए, ठीक है। पहला आपका कौन सा है? CPSE आपका जो ये ETF, ये आपका पूरी तरह गवर्नमेंट का था। लेकिन जो भारत 22 आया है, ये आपका क्या है? प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, इसमें केवल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मुझे समझने के लिए मैं ब्लैंक पेज में जाता हूँ। क्या होता है कि जैसे कि हमने 3 कंपनियां ली, ठीक है, A, B, C। हो सकता है कि इसका भारांश आपका मतलब 5% हो, मार्केट में इसका 4% हो और इसका आपका 3% हो। अब मैंने क्या किया, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। मैंने क्या किया, ये क्या होगा, जो पैसा होगा, जैसे इनके पास 10 रुपए हुआ, ठीक है, इनके पास हो सकता है 12 रुपए हो, ठीक है, 12 रुपए। तो ये क्या होगा, ये आपका जो एक्सचेंज है, सपोज दैट ये क्या है, कोई एक एक्सचेंज है, KL एक्सचेंज है, और KL एक्सचेंज ने क्या किया, इन तीनों कंपनियों के अकॉर्डिंग ये अपनी बताता है, यदि तीनों कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, जैसे आपका BSE उसमें 30 कंपनियां हैं, तो ये भी मतलब कहता है यदि ये 3 कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं तो मतलब मार्केट ग्रोथ में। जब ये 12 रुपए जब यहाँ पे KL मतलब इस एक्सचेंज में जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि इसी इंडेक्स के अनुसार ये यहाँ पे लग जाएंगे 5, 4, 3। जब इसका इंडेक्स ग्रोथ करेगा तो उसी तरह इसका इंडेक्स ग्रोथ करेगा। जब इसका इंडेक्स डाउन जाएगा तो इसका इंडेक्स भी डाउन जाएगा, ठीक है। ये जब कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे जाएगा, वो कहेगा भैया यहाँ पे मैंने 2 रुपए लगाए थे, अब मुझे अपना बेच दो, वापस करो, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके बदले एक आपको पैसे नहीं देगा, इसके बदले आपको एक शेयर दे देगा। उस शेयर को आप ABC कोई दूसरा मार्केट है, उस मार्केट में जाइए, बेचिए, उससे पैसा ले लीजिए, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, इंडेक्स के अनुसार बहते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे अब क्या है कि आपका यहाँ पे उन्होंने 1.05 लाख करोड़ अपना विनिवेश का लक्ष्य रखा है। अब आ जाते हैं बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति। अभी क्या रखा गया है कि आपका बीमा क्षेत्र में जो मध्यस्थ के अभी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है, बीमा मध्यस्थ के लिए। ओके, बस इतना समझिएगा। अभी मतलब जो बीमा मध्यस्थ होते हैं ना, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जो कि आपको मतलब उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो तो ये सब जो लोग हैं जो आपको फैला रहे हैं, मध्यस्थ लोग हैं, इनको 100% की अनुमति है। प्रतिस्पर्धा आयोग 2002, ठीक है, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ, ये आपका सांविधिक निकाय है। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। CIC के काम क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये केंद्र के द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। यहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर इसलिए है क्योंकि यार मैं जानता हूँ कि यह 2017 की बात है या 18 की बात है,
कि जब मैंने देखा था कि इनके सदस्यों में कमी की गई थी, ये 6 सदस्य नहीं है, ये आपके 4 या 3 सदस्य हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए मैंने रेड किया है और मैंने अभी इसको मैं सर्च नहीं कर पाया हूँ। तो प्लीज़ आप इसमें जरा इसको वेरीफाई कीजिए, मैं तो इसको गलत ही मान रहा हूँ, ठीक है, और ये कई जगह मुझे मिला भी है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, अब आता है अविनियमित जमा योजना। अविनियमित जमा योजना क्या होता है कि आजकल पूंजी स्कीम बहुत चलती है। आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा मार्केट में, लड़कों के बीच में चलता है, ITUS, मतलब इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, ये कहानी होती है। मतलब मैंने यहाँ से 10 रुपये उधार लिए, ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मैंने बोला यार 10 रुपये यहाँ पे तुम लगा दो, तुम्हें 2 रुपये बढ़िया ब्याज मिलेगा, मार्केट में 1 रुपये मिल रहा, तुमने 10 रुपये लगा दिए। अब तुमने क्या किया, अब इनको 2 रुपये देना था, तुमने मतलब दूसरी जगह से कहा भाई तुम 20 रुपये लगा दो, तुम्हें मैं 4 रुपये दूंगा, तो उन्होंने 20 रुपये दिए, तो यहाँ पे 2 रुपये आपने इनको दे दिया, आपने बाकी रुपये रखा, अब इसका ब्याज आपको लेना है तो आपने 30 से पास चले गए। तो इस तरीके से ना तो कोई कंपनी चल रही है ना कुछ चल रहा है, बस आप फ्रॉड काम कर रहे हो। तो इसको क्या है कि इसको मतलब इसको रेगुलेट करने के मतलब रोकने के लिए इन्होंने अपना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को मंजूरी दी है। अभी क्या है, ये 3 कानूनों को संशोधित करती है, RBI एक्ट, सेबी एक्ट, आपका द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। पूंजी स्कीम क्या है, पूंजी स्कीम भाई है धोखाधड़ी वाली आपकी स्कीम है कि आपको उच्च प्रतिफल का आपको मतलब झांसा दिया जाएगा, आप वहां पे जाओगे, आप निवेश करोगे और बाद में वो कंपनी भाग जाएगी, ठीक है, ये होता है। और ये गरीब लोगों के साथ बहुत होता है, ठीक है, बेचारे कुछ जानते हैं नहीं, ठीक है। अब क्या है कि इसकी लोकप्रियता क्या है कि आपके प्रतिफल की उच्च दर देते हैं, और दूसरी बात है कि ये डोर टू डोर सेवा देते हैं, मतलब लोगों से मिलते बहुत जल्दी हैं, तो इस तरीके से पैसा। एक अब आया चिट फंड संशोधन विधेयक 2019, अभी इसको मतलब रखा गया, पुनर्स्थापित किया गया, इसको स्वीकृति प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, तो कौन छोटा होता है, कैबिनेट छोटी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है और परिषद बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चिट फंड क्या होता है, चिट फंड क्या होता है, एक बचत योजना है। चिट फंड क्या है, एक बचत योजना है, और इस बचत योजना में क्या होता है कि बस इतना समझ लीजिए कि संबोधित सूची का भाग है, ना ये RBI और ना सेबी दोनों इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। यदि आ जाए कि चिट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये RBI के द्वारा और सेबी के द्वारा सहयोग रूप से रेगुलेट की जाती है। दूसरा, ये कंपनी एक्ट 2013 से पंजीकृत है, दोनों गलत हैं, ठीक है। ये आपका चिट फंड अधिनियम 1982 से आपके पंजीकृत है और राज्य सरकार के तहत आपको पंजीकृत करते हैं और इस अधिनियम के थ्रू होते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर चिट फंड क्या होता है, पहली बात तो यही है, चिट फंड बताता हूँ क्या होता है। पहली बात यह है कि आप राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के चिट फंड का सृजन नहीं कर सकते हैं। चिट फंड में होते हैं कि आपके 3-4 लोग होते हैं, 4 से अधिक लोग हैं तो आपकी 18 लाख सीमा और आपकी 4 से कम है 3 लाख सीमा। इस जगह क्या होता है कि इस जगह बहुत सारे लोग होते हैं, या अपना रुपए लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रुपए लगाया, यहाँ पे रुपए लगाया, यहाँ पे रुपए लगाया, अब इनका एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया। अब ये क्या करेंगे, जो चिट है अब वहां पे चिट रखेंगे, जो उठाएगा, ठीक है, उसको चिट उठाने का मौका दिया जाएगा और उस चिट आएगी उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब लोग मिलाते हैं पैसा और अपने लगाते हैं और आगे उसका यूज करते हैं। लेकिन इसको लोग देखता भी है कोई ना कोई व्यक्ति, उसको कहा जाता है फोरमैन। फोरमैन क्या होता है, जो फोरमैन का अभी उन्होंने कमीशन बढ़ा दिया 5% से 7% कर दिया, ठीक है। एक इस विधेयक में सूची में मैट्री फंड तथा आवर्ती बचत एवं क्रेडिट संस्था के अतिरिक्त रूप को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना याद रखें। भारत में ई कॉमर्स कंपनी क्या है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबसे अच्छा है। इस पे एक रिपोर्ट आई है CCI की, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई इसने पीछा नहीं, ये बहुत अच्छा कमीशन है, ठीक है। इसने 51% से ज्यादा आपका ई कॉमर्स की वृद्धि दर है और जो विश्व की सर्वाधिक वृद्धि दर है, ठीक है। और ई कॉमर्स कंपनी के वृद्धि के क्या कारण है ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में चुनौती क्या है ये है। लेकिन एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया वो है अत्यधिक छूट। अत्यधिक छूट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ कंपनीज क्या होती हैं बहुत ज़्यादा छूट दे देती हैं, 10%, 20% ऑफर चल रहा है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। दूसरों को मतलब दबाव लगाया जाता है कि तुम भी सस्ता करो, जब आप सस्ता करोगे तो बगल वाले पे भी दबाव, तो इस प्रकार से क्या होता है पूरा जो आपकी श्रृंखला है ना पूरी बर्बाद हो जाती है। ई कॉमर्स के बारे में जरा देख लेते हैं। ई कॉमर्स क्या है, आपकी डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के द्वारा आप लोग प्रोडक्ट देखते हैं, परचेस करते हैं और वहां पे सप्लाई हो जाता है। ई कॉमर्स आपके 2 बेस में चलते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका चलता है आपका इन्वेंट्री आधारित, दूसरा होता है मार्केट प्लेस। इन्वेंट्री आधारित में कौन से होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो आपकी कंपनी है, ठीक है, ये वही सामान बेच रही है जो ये बना रही है, ठीक है, इसकी बहुत जो सामान, और इसको भारत में अनुमति नहीं है इसका FDI। लेकिन मार्केट प्लेस क्या है, इनका काम क्या होता है कि जो आपके विभिन्न आपके प्रोडक्ट वाले हैं उनसे
ये केवल अपना वेबसाइट चलाती हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट जैसे अमेजॉन की वेबसाइट है, ये दूसरों से प्रोडक्ट उठाते हैं और बाद में आप तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। और यही आपका प्रोडक्ट जब बीच में रुक जाता है तो ये वापस से ओरिजिन में भेज देते हैं। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, यदि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की आप सीरीज चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन टिक कर दिए। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि टेस्ट सीरीज को सिखाना चाहते हैं। यदि आप ऐसी कोई सीरीज चाहते हो तो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे उनकी टेस्ट सीरीज, यदि आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इन्वेंट्री आधारित आपका जो मॉडल है आपका एफडीआई, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। विनियमित करने के लिए ई कॉमर्स हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नियम किए गए हैं। पहली बात क्या है, इन्होंने क्या नियम निकाला है? पहली बात यह है कि जो कंपनी आपकी ई कॉमर्स है वो कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं बेचेगी जिसकी उसकी इक्विटी है। सपोज ये कोई हार्पिक की कंपनी है, उसमें उसकी इक्विटी है, ठीक है, तो आप उस कंपनी का प्रोडक्ट अपने में नहीं बेचोगे। दूसरी बात, आप एक्सक्लूसिव डील नहीं करोगे। जो आप छुपा के डील करते हो और जो आप बोलते हो कि यार तुम्हें इतनी करना, ऐसा कोई आप प्रेशर नहीं डालोगे किसी भी दुकानदार के ऊपर। तीसरी बात, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म में कोई भी आपकी वस्तु है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसका 25% से अधिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 25% से अधिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 25% से अधिक वस्तुओं की तो बात ही नहीं होगी ना। आपको सभी को आने का मौका देना चाहिए। ये फेमा की धारा 11 के अंतर्गत 15 के अंतर्गत आती है, ये भी यार। अत्यधिक छूट मतलब ऐसे नहीं आप छूट नहीं दे सकते, लेकिन अत्यधिक छूट के लिए मनाही है। और प्रतिवर्ष आपको एक वैध लेखा परीक्षक के साथ आपको एफडीआई की आपको अनुपालन करना होगा, ठीक है। आपका सीसीआई ने फ्लिपकार्ट अमेजॉन के विरुद्ध कथित छूट के पैकेज के लिए जांच के आदेश भी दिए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सीसीआई क्या है। सीसीआई आपका 2002 से एक सांविधिक निकाय है, फिर से बोल रहा हूँ। ये आपका क्या करता है, जरा देख लीजिए। ये प्रतिस्पर्धा का जो प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा है उसको खत्म करता है, लेकिन जो अच्छी प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित करता है। भारत के बाजारों और में जो व्यापार की स्वतंत्रता उसको लाता, पर ये बाजार नहीं बनाता है, ठीक है। बाजार नहीं बनाता, आगे नहीं याद रखेगा। उपभोक्ता हित की बात करता है। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनके सदस्य चेक कर लीजिएगा कितने हैं। मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद सही डेटा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 2016 में आपके जैम पोर्टर में बस 3-4 बातें बस याद रखिए। पहली बात क्या है, जैम पोर्टर क्या है, वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय ने जितने भी सरकारी उपभोक्ता हैं उन सभी को कहा है कि आप जैम पोर्टर से परचेज करेंगे। जैम पोर्टर आपका वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, वित्त मंत्रालय नहीं। क्योंकि वित्त मंत्रालय ने सरकारी उपभोक्ताओं को क्यों कहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय तो पैसा देता है। उन्होंने कहा कि आप परचेज किससे करेंगे, जैम पोर्टर से करेंगे। और जैम पोर्टर में कौन सामान बेचेगा, जैम पोर्टर में आपको वो सामान बेचेंगे जो कि आपकी गवर्नमेंट के लिए सकते हैं, जो आपके एमएसएमई के लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट बेच हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा निगरानी की जाती है। और 10 लाख से ज्यादा इस समय प्रोडक्ट आपके आ चुके हैं। इस समय जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है जैम संवाद। जैम संवाद में क्या है कि जो आपके स्थानीय लोग हैं, जो आपके स्थानीय विक्रेता हैं, उनको यहाँ पे शामिल करना है। एक आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका जो आरबीआई के एक पैनल द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए कठोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सीआईसी क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी क्या है। कोर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी क्या होती हैं, जो आपकी शेयर और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण का व्यवसाय करती हैं। इसमें क्या होता है, इनकी जो आपकी निवेश होता है वो 90% से कम नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आपकी जो एफडीआई आपका आ गया वो आपका 80 मतलब 20% नहीं, 90% इनका खुद का होता है इस कंपनी का, ठीक है। इनका खुद का होता है। और साथ ही साथ यदि ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो 60% से भी कम नहीं होगा, ठीक है। यदि ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त समूहबद्ध कंपनियां यदि इक्विटी शेयरों में अपना निवेश कर रहे हैं तो उनका 60% से भी कम नहीं होगा, ठीक है। फिर से मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि आपकी जो सीआईसी वो आपकी एनबीएफसी है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। और ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शेयर और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने का व्यवसाय। ये किसी भी ऋण, इक्विटी या जो भी आपका इनकी जो अपनी संपत्ति है उसका 90% से कम नहीं होगा। इसी समूह के साथ है तो 60% से कम नहीं होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये नियमों सिद्धांतों की प्रक्रिया की वो व्यवस्था है जो कि फर्म को निर्देशित और नियंत्रित करती है। केंद्र में एक निदेशक मंडल होता है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 से शासित होती हैं, ठीक है। कंपनी अधिनियम निदेशक मंडल के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की बात की जाती है। इसके लिए बहुत सारी समितियां बन चुकी हैं। कुमार मंगलम समिति, बिड़ला समिति, नरेश चंद, न्यायमूर्ति जी ईरानी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्वतंत्र निदेशक क्या होते हैं। निदेशक क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपका अभी क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय ने
स्वतंत्र निदेशकों का डेटा बैंक तैयार किया। यदि एक क्वेश्चन में पूछ दूं स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने की है? पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा कॉर्पोरेट मंत्रालय, तीसरा वाणिज्य मंत्रालय, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सांख्यिकी मंत्रालय। तो क्या आएगा आपका? कॉर्पोरेट मंत्रालय। ठीक है, कॉर्पोरेट मंत्रालय आप टिक करके आओगे। स्वतंत्र निदेशक क्या होते हैं? ये आपके कुछ नहीं होते हैं, आपके ऐसे मतलब निदेशक होते हैं जिनका कोई भी उसमें शेयर नहीं होता है। ठीक है, ये बाहर के होते हैं। ठीक है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्र निदेशक वह होता है, भाई इसकी डेफिनेशन है, आप ये सब मत याद रखिए, मैंने आपको बता तो दिया जितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कुल निदेशकों की जो संख्या है वो कम से कम 1/3 आपकी स्वतंत्र निदेशक की होना आवश्यक है, कोई भी आपकी सूचीबद्ध कंपनी है। ठीक है, कोटक समिति ने कहा था कि इन्होंने कहा था कि कठोर दायित्व इनके ऊपर आरोपित करने चाहिए। ठीक है, जिसमें से यदि किसी कंपनी का अध्यक्ष कार्यवाहक प्रमोटर से संबंधित है तो उस सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में यदि कोई भी आपका निदेशक वाला व्यक्ति है, यदि देखिए क्या होते हैं कि आपके ऐसे 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से आपके 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं तो इनमें से 2 लोग क्या होने चाहिए? आपके स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। और हो सकता है यदि आपके इनमें से जो अध्यक्ष है वो इस कंपनी में इक्विटी रखता हो तब यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 नहीं होंगे, यहाँ पे 3 आपके स्वतंत्र निदेशक होंगे। यही बात की गई है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो आपकी 500 से मतलब आपकी सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनमें से कम 1 महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में कम से कम 3 निदेशक शामिल होने चाहिए। जो आपके CSR होते हैं, आपको पता होगा CSR क्या होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। CSR क्या होते हैं? CSR क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है, जैसे आपने उसको एस्टेब्लिश किया उसकी शुरुआत से नहीं, जिसकी 5 करोड़ आपकी 500 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, 1,000 करोड़ उसका टर्नओवर है, या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा उसकी प्रॉफिट है, तो क्या होता है कि जो 3 वित्तीय वर्ष जो बीत चुके हैं उसका कम से कम 2% आपको CSR में खर्च करना होगा। आपको समाज से जब आपने दिया तो समाज की आपको मदद करनी होगी और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, और अगेन बोल रहा हूँ CSR कोई भी आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, सिविल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस बनाया था तो उसको हटा दिया, सिविल ऑफेंस किया क्योंकि मंदी का दौर आ गया था। अभी फरवरी की बात है। अनुसूची में आपकी 17 CSR रखी गई हैं और इंजीत श्रीनिवास समिति इसी से संबंधित है। ठीक है, अब एक आ जाता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑफिस। बस इतना समझिएगा, ये आपका क्या है, आयकर विभाग और CBI के साथ मतलब है। ठीक है, जो आपका किस में करता है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मिले हुए शब्द हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग, ये क्या होता है कि जैसे कि आपकी हल्का सा देख सकते हो, मैं इसमें किसी को नाम बदनाम नहीं कर रहा हूँ। अभी हाल में एक सिम आई थी, उस सिम में इतना सस्ता डेटा आ चुका था कि आपकी बाकी सब सिमें खत्म होने लगी थी, वोडाफोन वगैरह ये सब। तो क्या होता है, इसी को बोला जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति इतना कम प्राइस कर देता है कि दूसरी कंपनी बर्बाद होने लगती है। इसको प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। हालांकि ऐसे फर्म जो लागतों को अपनी प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में कम कर देते हैं तो उसको नहीं, मतलब अब ऐसा भी नहीं है जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, एक बिस्कुट हाथ से बनाता है, एक मशीन से बनाता है। आप मशीन वाला आपको 1 रुपए मिल रहा है, आपका हाथ वाला आपको 5 रुपए में करते, 3 रुपए हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ओके, लेट पर्यावरण कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो।